और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर से भोपाल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज को नई जिंदगी दी गई। दरअसल 64 साल के बुजुर्ग राकेश शराफ के ब्रेन ने 3 दिन पहले इलाज के दौरान काम करना बंद कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उनके अंगों को दान करने का फैसला लिया। फिर ब्रेन डेथ मरीज के लिवर को लेकर डॉक्टर्स की टीम भोपाल के लिए रवाना हुई। इस दौरान करीब 350 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी मेहनत की और उसकी टीम रास्ते में एम्बुलेंस को सुरक्षा घेरे में लेकर गई। ये लिवर सड़क मार्ग से इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि खराब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर वापसी में उड़ान नहीं भर पाया। इस तरह प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और मेडिकल स्टाफ समेत कई टीमों ने ये सराहनीय पहल की। भारत समेत दुनिया भर में वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया गया। इंदौर में भी इसे नो कार डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। दरअसल इस अभियान के तहत प्रशासन ने 4 पहिया वाहन चालकों को एक दिन के लिए अपनी कार नहीं चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान लोगों से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील की गई। प्रशासन की इस पहल का असर जनता पर भी दिखा और इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार दिखा। महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ यात्रियों और आरपीएफ जवानों ने एक महिला यात्री की जान बचाई। दरअसल विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो गिर गई। इसके बाद पास खड़े लोगों और आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी इस महिला को खींचकर बाहर निकाला। मुंबई में गणेशोत्सव के बीच अंधेरी का राजा गणेश पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए। इसमें छोटे कपड़े या शॉर्ट्स पहनने वालों को पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए वहां एक बोर्ड भी लगाया गया है। ये नियम महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोटो ग्राम प्री बाइक रेस की शुरुआत हो गई। इसे देखने के लिए वहां आध्यात्मिक गुरु सदगुरु समेत कई हस्तियां पहुंची। इस दौरान सदगुरु वहां एक नए अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भी बाइक से जुड़ी अपनी यादों को शेयर किया और कहा कि वो कॉलेज के दिनों में इसके शौकीन रहे। वहीं उन्होंने बताया कि बाइक रेसिंग को कई लोग रिस्की समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भूलने वाली बीमारी से जुड़ी है जो बड़ी तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। ये अल्जाइमर या डिमेंशिया नहीं है, बल्कि इसका नाम है सूडो डिमेंशिया। अगर आप भी अक्सर किसी का नाम भूल जाते हैं, जरूरी काम भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आप इस बीमारी के शिकार हैं। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर सतर्क कर रहे हैं, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। किस्सा दिलविल प्यार व्यार का हो तो सब कुछ भूल जाना चलता है, लेकिन जब सामने खड़े शख्स का नाम भी याद ना आए तो जनाब ये मामला मोहब्बत का नहीं है। ये एक समस्या है जो बेहद परेशान कर सकती है। सोचिए, किसी दोस्त से जरूरी बात करनी हो और आप भूल गए। बाजार से कोई जरूरी सामान खरीदना हो पर भूल गए। ये भी हो सकता है कि कार की चाबी हाथ में रखकर आपने उसकी तलाश में पूरा घर छान मारा। अखबार कहाँ रखा था, मोबाइल फोन कहाँ रख दिया, ये भी भूल गए। अगर ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा है तो बात को टालिए मत, समझ लीजिए कुछ लोचा है। आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया या अल्जाइमर की चपेट में आने का खतरा होता है। लेकिन अब युवा और 50 साल से कम उम्र के लोगों में भूल जाने वाली समस्या तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर डॉक्टर्स आगाह कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है इसे लेकर हम भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छोटी छोटी बातें भूलने वाली ये समस्या क्या है। इस बीमारी को स्यूडो डिमेंशिया कहा जाता है, जो डिमेंशिया या अल्जाइमर से अलग है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नहीं है।
यानी इसमें हालात धीरे धीरे खराब नहीं होते और ये युवाओं या 50 साल से कम उम्र के लोगों को होती है। इसकी वजह से एकाग्रता में कमी आती है, साथ ही याददाश्त कमजोर हो जाती है। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी बातों को भूल जाना एक बड़ी समस्या है और चिंता की बात यह है कि स्यूडो डिमेंशिया के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अंदाजा है कि अकेले दिल्ली एनसीआर में हर महीने इस बीमारी के करीब 50 केस सामने आ रहे हैं। अब सवाल है, स्यूडो डिमेंशिया की वजह क्या है? डॉक्टर्स के मुताबिक स्यूडो डिमेंशिया की वजह तनाव है। इसके अलावा नींद पूरी न होना, जरूरत से ज्यादा सोचना, मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त पर बहुत सारे काम करना और डिप्रेशन यानी अवसाद की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। कामकाजी युवाओं में ये बीमारी शायद इसलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि करियर को लेकर उन पर ज्यादा तनाव है। तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में हर वक्त काम ही उनकी प्राथमिकता बन गया है। काम का बोझ भी ज्यादा है और एक के साथ कई सारे काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए फोकस में कमी आती है। नतीजा ये है कि युवा जो देखते या समझते हैं वो परमानेंट यादों का हिस्सा नहीं बन पाता। भूलने की समस्या यहीं से शुरू होती है। तनाव जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल ही हो, ये पर्सनल या फाइनेंशियल वजहों से भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि तनाव अगर जरूरत से ज्यादा हो तो इसका असर याददाश्त पर पड़ेगा। तब कोई भी स्यूडो डिमेंशिया की चपेट में आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। काउंसलिंग या थेरेपी से स्यूडो डिमेंशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर दवा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि लोग इस समस्या पर बात करें, तनाव और अवसाद की गंभीरता समझें और समझाएं, साथ ही दूसरों को इसकी जानकारी देने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूडो डिमेंशिया यानी कि कम उम्र में ही भूलने वाली बीमारी से निजात पाने के लिए क्या करना जरूरी है, इस पर हमने बात की डॉक्टर भावना बर्मी से। सूडो डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में दिमागी कठिनाइयों का आभास होता है, जैसे कि याददाश्त में समस्याएं या कॉग्निटिव समस्याएं। लेकिन ये समस्याएं अल्जाइमर जैसी एक न्यूरोजेनरेटिव बीमारी से नहीं होती, बल्कि ये अक्सर किसी मानसिक परेशानी जैसे डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाने से आ जाती है। इसके इलाज निम्न तरीकों से किए जा सकते हैं, पर सबसे पहले व्यक्ति एक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक से जरूर मिले। चिकित्सक पेशेंट की स्थिति का अनुमान लगाकर सही उपचार की सलाह देंगे। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और मानसिक समस्याएं के चलते स्यूडो डिमेंशिया हो तो चिकित्सक दवाइयों का प्रशासन कर सकते हैं और ये दवाइयां समस्याओं को विभिन्न तरह से बेटर कर सकती है। स्वस्थ आहार और अच्छी नींद भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाइए जिसके अंदर आप अच्छा खाइए, अच्छे से नींद कीजिए, अपना एक एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए दिनचर्या में, या आप अपना जो रोजगार है या जो आपका रोज रूटीन है उसको अच्छे से निभा रहे हैं। कुछ हॉबीज, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा इसमें जरूर लेके आइए और इसके साथ साथ अच्छा सोशल सपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो आपको तनाव से दूर लेके जा सकता है। बीजेपी मुख्यालय में हुआ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में एक और दल जुड़ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने इस गठबंधन का दामन थाम लिया है। इससे पहले देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी समेत कुछ पार्टी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी। संसद से महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के महिला मोर्चा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ महिलाओं के पैर भी छुए। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बिल देश की तकदीर बदलने वाला है।
जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने मांग की है कि उसे गैंगस्टर या आतंकी नहीं कहा जाए। इस याचिका में दलील दी गई है कि उसके ऊपर कोई भी केस अभी साबित नहीं हुआ है और स्टूडेंट यूनियन के समय से ही वो जेल में है। जम्मू कश्मीर में मीरवाइस उमर फारूक को 4 साल घर में नजरबंद रहने के बाद रिहा कर दिया गया है। इस दौरान वो घर से बाहर आया और श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यूपी के काउंसिल स्कूलों में अब छात्र फुल पैंट और शर्ट पहनकर आएंगे। दरअसल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है। वहीं छात्रों को बुखार या फिर इस तरह के कोई लक्षण होने पर स्कूल में ही जांच की जाएगी। साथ ही स्कूलों में साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। G20 समिट की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारत मंडपम में तैनात सुरक्षा कर्मियों, ITPO कर्मचारियों और दूसरे विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल बाद छात्र संघ चुनावों के लिए वोटिंग हुई। इस बार भी NSUI और ABVP के बीच कड़ा मुकाबला है। मतदान के दौरान हर मतदान बूथ पर दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। सुनील शेट्टी यूपी के वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सुनील शेट्टी ने वहां जलाभिषेक भी किया। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब ऐसे हादसों के पीड़ितों को पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी कड़ी में आज बात होगी दिल्ली एम्स की, जहां मरीजों के इलाज को और भी बेहतर बनाने के लिए कोबोटिक सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर में मेडिकल के छात्र इलाज से पहले रोबोट पर ट्रायल कर रहे हैं। इसी सेंटर में बने ICU के अंदर GNT की टीम पहुंची और ये समझा कि डॉक्टर आखिर कैसे इंजीनियर और IT पेशेवरों की मदद से रोबोट का इलाज कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में कोबोटिक सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाई के दौरान टेक्नोलॉजी की मदद से मरीजों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। IIT दिल्ली ने IIT दिल्ली और एम्स के साथ मिलकर मेडिकल कोबोटिक सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर अब जितने भी डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए आपको कोबोटिक सेंटर के अंदर रखे रोबोट्स दिखाते हैं, जिससे हार्ट अटैक की सिचुएशन दी गई है और डॉक्टर्स इस डमी मरीज का इलाज कर रहे हैं। अभी इसकी हार्ट रेट अभी डाउन जा रही है। अब इसको रिवाइव करने के लिए एक शॉक की जरूरत है, तो अभी शॉक हम डिलीवर करेंगे 200 जूल का। इस तरह की परिस्थिति हम हार्ट अटैक्स में देखते हैं। तो हार्ट अटैक का अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसी तरह से पहले उसको CPR दिया जाता है। यहाँ देखिए मरीज को CPR दिया जा रहा है और वहाँ स्क्रीन पर मैं राजा से भी कहूंगी कि एक बार आपको आंकड़े भी दिखाते रहे कि क्या हार्ट रेट बढ़ रही है, क्या मरीज की स्थिति बेहतर हो रही है। लगातार CPR दिया जा रहा है। और ये डेमो उस परिस्थिति का है जब कोई नवजात जन्म लेता है और उस दौरान उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप देखें तो इस बच्चे की सांस बहुत अच्छे से नहीं चल रही है और अगर आप सामने अगर उस मॉनिटर पे देखें तो अब हम सबको पता है कि ऑक्सीजन नॉर्मल कम से कम 95 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ अभी 80 के नीचे है और बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं रियल ऑक्सीजन इस बच्चे को दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप उस स्क्रीन पे देखें उसका ऑक्सीजन को उधर वो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, अगर अब आप बच्चे के सांस की तरफ देखें तो बच्चे की सांस भी पहले से ज्यादा मजबूत है। ये एक छोटी सी चीज है, बट इसको भी सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली एम्स में बने इस कोबोटिक सेंटर को IIT दिल्ली और IIT दिल्ली ने मिलकर तैयार किया है। मान लिया किसी को हार्ट अटैक पड़ गया या अगर एक लास्ट स्टेज कैंसर का इलाज होना है या फिर अगर मान लिया एक ट्रॉमा का इलाज करना, उस समय की मेडिकल सिचुएशन को और इमरजेंसी सिचुएशन को ये सिमुलेटर
सिमुलेट करके बता देगा, तो डॉक्टर्स का पहले से ही ट्रेनिंग हो जाएगी कि ये ऐसा करना चाहिए। इस कोबोटिक सेंटर से मरीजों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी इलाज और सर्जरी के लिए बेहतर अनुभव मिलेगा। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के द्वारका में बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की खासियत, जिसका नाम यशोभूमि रखा गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर, अद्भुत कारीगरी और नई तकनीक इस यशोभूमि को और भी खास बनाती है। सुख सुविधा और बड़े कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोग बैठ सकते हैं। यही नहीं, इस कन्वेंशन सेंटर में कुल 15 हॉल बनाए गए हैं, जहां एक साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। जो कन्वेंशन सेंटर है, ये एक तरीके से बिल्कुल ही अद्भुत स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, इसमें बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा यूनिक इसमें ये भी है कि ये 6,000 सीटें जिस हॉल में अभी हम हैं, ओवरऑल इस बिल्डिंग में 11,000 डेलीगेट एक टाइम पे एकत्र हो सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के बाहर देश की सबसे बड़ी LED लगाई गई है, जिस पर बड़े अक्षरों में यशोभूमि लिखा हुआ है। सबसे खास बात तो ये कि इस LED पर किसी भी तरह का वीडियो भी प्ले किया जा सकता है, यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर ओलंपिक तक के मैचेस को इस LED पर दिखाया जा सकेगा। ये देश में ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा LED फसाड क्रिएट किया गया है, और इसकी खासियत ये है कि इसको बस एक सॉलिड तरीके से नहीं हमने बनाया। ये ऐसा है कि जब हम अंदर भी खड़े होते हैं तो बड़ा अच्छे से डिजाइन्ड है कि इसके थ्रू कोई आपका व्यू नहीं रुकता, आप बाहर का नजरिया भी ले सकते हो। और जहाँ तक की रहा फसाड में देखने का, इसमें कोई भी चीज़ दिखाई जा सकती है। जैसे कल को अगर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, या कोई वर्ल्ड कप का और कोई फाइनल ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप हो रहा है, ओलंपिक्स हो रहा है, तो वो सब लोग हजारों की तादाद में जो यहाँ इसके सामने हमने प्लाजा क्रिएट किया है, उसमें बैठ के वो ये LED फसाड पे देख सकते हैं। बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में बना ये यशोभूमि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये भारत के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। ऐसे कन्वेंशन सेंटर्स वाकई में एक मील का पत्थर है, और जो भी डिजाइन है इसका, ये अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल को सोच करके, फ्यूचर को सोच करके ही बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया था, और अब यहाँ हर साल करीब 100 कार्यक्रमों को कराने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से अभिषेक आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 221 अंक फिसलकर 66,009 पर बंद हुआ। ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही, और ये 78 अंक खिसककर 19,674 पर लुढ़क गया। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टर्स के शेयरों में कमजोरी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखी गई। सोना 170 रुपए सस्ता हो गया, और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के भाव में उछाल देखने को मिला। चांदी 800 रुपए महंगी होकर 75,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बीच अब वहां मोटो GP बाइक रेस का भी आगाज हो गया। इसमें 4 कैटेगरी में 11 टीमों के 22 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को इसके क्वालिफाइंग राउंड
जबकि रविवार को फाइनल होगा। वहीं ट्रेड शो सोमवार तक चलेगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिवाली पर चलाने वाले पटाखों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें दिल्ली में इस बार भी बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम वाले ग्रीन क्रैकर्स को बनाने और इनका इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पटाखा निर्माताओं ने बेरियम से बनने वाले पटाखों से कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए इनके निर्माण और बिक्री की इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को नामंजूर करते हुए सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दी। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को सभी अथॉरिटी कानूनी तौर पर लागू करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई थी। हालांकि तब ग्रीन पटाखों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार ने हर तरह के पटाखे पर बैन लगाया है, चाहे वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन क्रैकर्स हो या फिर दूसरे पटाखे। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जाहिर है कि दिल्ली वालों को दिवाली पर किसी तरह के पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ग्रीन पटाखों पर बैन लगा था साल 2018 में। सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखना चाहती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में अब फिर से पटाखे नहीं जला पाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैडम देखिए, एवरीथिंग स्टॉप्स एट द लॉजिक। जब आप बोल रहे हैं ग्रीन पटाखे, दैट मीन्स ऑलरेडी इट इज लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज बीन कंट्रोल्ड इन दैट। आप अगर अपना एक फेस्टिवल एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 24 घंटे 24/7 आप मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, एक दिन के लिए अगर somebody is celebrating his festival and that were green crackers, you mean to say that, I mean, it's illogical. I don't want to comment on the Supreme Court's judgment, but all I can say that it's a totally illogical. वो जो एक हिंदी में बोलते हैं ना, लकीर का फकीर होना, I don't think that any sense in that. हम सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। वो जो आदेश करेगा वो तो मानना जरूरी है, पर फिर भी नहीं रुका जाता। फिर भी सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे करते हैं, बड़े ना करें। बच्चे भी कई ऐसे होते हैं जो नहीं करते बिल्कुल भी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर विभिन्नताएं हैं और इस विभिन्नता के हिसाब से हम जो मनाते हैं अपने त्योहार को, उस पर इतनी ज्यादा प्रतिबंध से पहले जो पहला पोल्यूशन है उनको तो आप खत्म नहीं कर पाए, और एक दिन के इतने पोल्यूशन से अब कितना असर होगा, कितना डलेगा, इसके अंदर पहले ही सरकार को सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि शादियों में लोग फटाखा चलाते हैं, फटाखा जलाते हैं, तो वहां तो किसी तरह की कोई बैन की बात होती नहीं है। ये हमारे पर्वों में ही ऐसा क्यों किया जाता है? आप कह रहे हैं कि 2018 के बाद बरकरार रखी गई है उनको, तो ये हमारे साथ क्यों होता है? बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रदूषण हो रहे हैं, तो हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम केवल और केवल टारगेट करते हैं कि दीपावली आ रही है, छठ आ रहा है, फटाखे पे बैन कर दो। रुक एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प और बड़ी खबर मौजूद है। गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल की चर्चा थी, लेकिन लोकसभा में अलग ही माहौल था। वहां चर्चा चंद्रयान पर हो रही थी और इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि अब बवाल मच गया। बात सिर्फ ये नहीं कि मर्यादा टूटी, मुद्दा ये है कि बीजेपी सांसद ने धर्म के आधार पर अपशब्द कहे। अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अगर रमेश बिधूड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी? ये तो मतलब पार्टी पर कलंक है, निंदनीय है। हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी को। ये बिधूड़ी जैसे लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। एवरीबडी सिंग चलता है, चलता है, चलता है, राइट? सो दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जिस संसद के नाम पर संसदीय और असंसदीय भाषाओं की परिभाषा गढ़ी गई है, वो सारे व्याकरण आज ध्वस्त हो गए और संसद में असंसदीय भाषा के नए पाणिनि बने रमेश बिधूड़ी। 7 दशक के संसदीय इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ, वो विशेष सत्र में हो गया। संसद की नई बिल्डिंग और महिला आरक्षण बिल के साथ साथ विशेष सत्र को इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए
धर्म के आधार पर ऐसी भाषा या कहें कि गालियों का इस्तेमाल किया जिसे आपको सुना भी नहीं सकते। ये कोई अकेले मेरा एमपी का ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर सवाल है कि चुने हुए सांसद के प्रति सत्ता पक्ष के सांसद किस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये कभी मतलब भाषा ऐसी थी कि अगर परिवार के साथ उस वक्त आप टीवी देख रहे होंगे तो अपनी झेप मिटाने के लिए चैनल बदलना पड़ा होगा। नई संसद में अशोभनीय भाषा के नए प्रतिमान का सेहरा पहने बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी फर्राटे से बोले जा रहे थे। चर्चा चंद्रयान पर हो रही थी, विधूड़ी बोल रहे थे। बीएसपी सांसद दानिश अली ने टोका टोकी की तो विधूड़ी ऐसे फटे कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए और अपमानजनक शब्दों के वेग से चांद छू लिया। अगर रमेश विधूड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी, आप ही बता सकते हैं। बीजेपी सांसद ने जब मर्यादा की सीमा लांघी तो विपक्ष ने हंगामा किया, सवाल उठे तो रक्षा मंत्री को खेद जताना पड़ा। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश विधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी ऑलरेडी गेव अ रूलिंग दैट वेर ऑलरेडी डिलीटेड। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ओके प्लीज। भाषा का विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष ने विधूड़ी के बहाने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। इत्तेफाक देखिए, जब बीजेपी ऐतिहासिक बिल पास होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी वक्त विपक्ष को तीर चलाने का मौका मिल गया। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है? कौन सी पार्टी दे रही है? मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और जब तक इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल होगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप हिंदुस्तान जैसे महासागर को तालाब में तब्दील कर रहे हैं। अब तक आपकी प्रतिक्रिया आ जानी चाहिए थी। उन्हें तो कम से कम पता तो चलता। आपके लोग इस प्रकार की भाषा बोलने से भागते, डरते ना। शह तो आप ही लोगों से मिल रही है, और जब तक शह मिलती रहेगी तब तक इस देश का भला सोचना हम लोगों के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। विवाद संसद के भीतर का था, लेकिन जब बाहर आया तो देखते ही देखते मुद्दा सियासी हो गया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि बीजेपी एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। विपक्ष की मांग है कि विधूड़ी को संसद से सस्पेंड किया जाए। दानिश अली ने स्पीकर से मुलाकात करके उनको चिट्ठी भी दी है। विवाद के बाद बीजेपी ने भी अपने सांसद को नोटिस देकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। देखना होगा कि जवाब क्या आता है, कार्रवाई क्या होती है। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष इस मुद्दे को जल्दी बुझने नहीं देगा। राहुल गांधी के दानिश अली के घर जाकर मुलाकात करने से तो यही संकेत मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए आईफोन की शुरू हो चुकी है बिक्री। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलें डिजिटल गली।
भारत में पहली बार एप्पल स्टोर से लेटेस्ट आईफोन की बिक्री शुरू हो गई है। इस दौरान दिल्ली और मुंबई में एप्पल स्टोर में काफी लंबी कतारें नजर आई। कंपनी ने हाल ही में आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को लॉन्च किया है। हरियाणा के झज्जर में एक किसान परिवार के बेटे ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कमाल किया है। दरअसल 14 साल के कार्तिक का दावा है कि उसने ChatGPT जैसे भारतीय संस्करण तैयार किए हैं। इसका नाम रघुराई बोट रखा है। कार्तिक ने इसे ChatGPT से भी एडवांस होने का दावा किया है। ये देश और विदेश की 67 भाषाओं में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। कार्तिक अभी 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और वो इससे पहले भी कई कारनामे कर चुके हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने फेसबुक का लोगो बदल दिया है। नए लोगो में पहले की तरह नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी टाइपोग्राफी थोड़ी अलग है। और अब वक्त है खेल चक्कर का और सीधे खेल जगत से ही एक बड़ी और शानदार खबर आ रही है। आपको हम बता दें, मोहाली में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को ये मात दी है भारत ने। इस मैच में मिली जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। गेंदबाजों के बाद आपको बता दें, ओपनर शुभमन ऋतुराज ने अर्धशतक जड़े हैं यहां पर, और इसी के बदौलत आपको बता दें कि ये जीत भी हासिल हुई है। केएल राहुल, सूर्य कुमार की अर्धशतक की पारी यहां पर देखने को मिली। टॉस जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट झटके। इसी के साथ ये शानदार जीत हमें मिल गई है। तो पहले वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और 5 विकेट से हराया है ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों का कमाल भी हमें देखने को मिला। आपको बता दें कि हमारे गेंदबाजों ने भी जबरदस्त कमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 50 ओवर में 276 पर ढेर हो गई। तो पहले वनडे में भारत ने कमाल किया और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पटकनी दे दी है। गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला। ओपनर शुभमन गिल और ऋतुराज ने अर्धशतक जड़े हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।